अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 है जनाब। पॉइंट नंबर 8 ये है कि जी द एक्ट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। द एक्ट ऑफ measuring the temperature disturbs the temperature। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है आप लोगों को यार, ये ओ लेवल से Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा तो पता है ना कि नहीं? थोड़ा याद है आपको कि नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक अगर आपको हल्का सा याद है कि नहीं? हम्म। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया है। बस ठीक है, वो थोड़ा सा आइडिया ही मुझे चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल करूंगा और वो आपने न्यूमेरिकल सारों ने गौर से देखना है। ठीक है ना? ये चूंकि इसका तल्लुक थर्मोमीट्री से भी है और अगले चैप्टर से है, तो इसलिए मैं अब आपके सामने ये करता हूँ। इसका जो ईयर है क्वेश्चन का भी मुझे सही पता नहीं है, लेकिन रफली ये 2010 के बाद के किसी पेपर में आया है। ठीक है कि नहीं? तो मैं अभी आपके सामने वो क्वेश्चन करने लगा। अब उसका मैं उसका टाइप नहीं करूंगा उसको, ठीक है कि नहीं? सारा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ उसको डायरेक्ट ड्राइंग उसको उसकी शक्ल दूंगा। ये देखें, ये बेटा आपके पास एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर है आपके पास और इसकी इसमें ऑयल है। इसमें क्या पड़ा हुआ है जी? ऑयल पड़ा हुआ। ठीक है, ऑयल है। और बेटा जिस ऑयल का एक्चुअल टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड, इस ऑयल का एक्चुअल टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस ऑयल का जो मास है वो 32.0 ग्राम, 32.0 ग्राम। और इस ऑयल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 1.4 जूल्स पर ग्राम केल्विन। अब देखें, चूंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम्स में दी हुई, इसलिए मैं उसके मास को केजी में कन्वर्ट नहीं करूं। अच्छा, अब इसका किसी ने कहा जी इसका टेम्परेचर मेजर करें। ठीक है यार, इसका टेम्परेचर, अब हमारे पास तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि टेम्परेचर अगर इसका मेजर करना है तो टेम्परेचर जनाब इसका वो होना चाहिए, क्या उसे कहते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मेजर कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो थर्मोमीटर है, ये देखिए इस तरह का थर्मोमीटर, ये उसका बीच में नीचे मरकरी है और ये उसके ऊपर की उसकी वो वाली बॉडी है यूं। ठीक है कि नहीं? अब इसमें जो इसका जो बल्ब है, इसका जो ये पूरा बल्ब है, ये सारा जिसमें मरकरी भी है और ग्लास भी है, मिलाकर 12 ग्राम का। ठीक है, मिलाकर क्या करता है, 12 ग्राम का। और इस थर्मोमीटर के साथ प्रॉब्लम ये है, इस थर्मोमीटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके बल्ब की एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या जी? एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी अपनी जो है वो 0.180 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। इसकी अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये, ठीक है ना? और ये 12 ग्राम का तो ये बल्ब, और इस वक्त ये खुद 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस वक्त ये खुद क्या था, 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। ठीक है, आपने इस बल्ब को इसमें इमर्स कर दिया, इस तरह इसमें बीकर में, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ये यूं कर दिया इसको, इस तरह से इसको इमर्स कर दिया। अब होगा क्या, आपको पता है मरकरी ने एक्सपैंड करना है और मरकरी ने राइज करना है उस थ्रेड में, और मरकरी जब एक्सपैंड करेगा तो वो ऐसा कैसे करेगा, हीट उसके अंदर ट्रेवल करेगी।
हीट उस मरकरी में जाएगी तो मरकरी एक्सपैंड करेगा, और अगर मरकरी एक्सपैंड करेगा उस हीट को एब्जॉर्ब करके, आप लोग ये चीज देखो कि इसमें एक चीज आ जाती है, मरकरी जब एक्सपैंड करेगा उस हीट को एब्जॉर्ब करके, तो वो हीट कहां से लेगा? ऑयल से लेगा। उसने वो कहां से लेनी है? ऑयल से लेनी है। अब आप ये चीज देखें, मैं आपके सामने एक चीज छोटी सी बनाता हूं। ये एक स्केल है, इस पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। अब ऑयल का टेम्परेचर था 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो थर्मोमीटर था वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। ऑयल से हीट फ्लो की थर्मोमीटर के अंदर, तो थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, मगर ऑयल का टेम्परेचर भी तो डिक्रीज करेगा ना बेटा। ऑयल का टेम्परेचर भी तो डिक्रीज करेगा ना, जब मरकरी का, जब उसका टेम्परेचर, उस क्या कहते हैं, ऑयल से हीट फ्लो कर रही है, तो ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। से ये मुकाम है, हम कहते हैं जी कि टेम्परे इसको हम थीटा कह देते हैं। हम इसे क्या कह देते हैं? थीटा मिक्सचर का, या थीटा उनका इक्विलिब्रियम का। और ये वो थीटा है जो थर्मोमीटर रिकॉर्ड करे, इसको थीटा आर कह देते हैं। वो थीटा जो, वो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर ने रिकॉर्ड किया, रजिस्टर किया, वो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर ने क्या किया? रजिस्टर किया। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें Q1 है जो हीट लॉस, बल्कि QL हीट लॉस, और QG क्या है? हीट गेन। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं। अब आप देखें, ऑयल का मास कितना है? 32। ऑयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 1.4। और उसको हम जूल्स पर ग्राम में ही रहने देंगे, क्योंकि हमने मास ग्राम में लिया हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर 54 माइनस थीटा और जो रिकॉर्ड किया गया। अब हीट गेन किसने की है? बल्ब ऑफ मरकरी ने की है, थर्मोमीटर ने की है। उसका मास कितना है? 12 ग्राम। और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 0.180। और उसने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कितना किया है? थीटा आर माइनस 19 से उठकर थीटा आर तक गया। अब जब आप इसे हल करेंगे, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये थीटा आर कितना आया है जनाब? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, आपको समझ आई है मैंने सारा कुछ किया क्या है ये? हेलो, हेलो। सर ये थीटा आर इनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है इन जी दोनों का? बिल्कुल, थीटा आर इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जाहिर है मरकरी ने हीट गेन की है, ऑयल ने हीट लूज की है। ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मरकरी का ऊपर जाएगा, और जहां कहीं दोनों की हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन के बराबर होगी, वो थीटा आर जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। और एक्चुअली ये वो टेम्परेचर है जो मरकरीन ग्लास थर्मोमीटर रजिस्टर करेगा। ये वो टेम्परेचर है जो मरकरीन ग्लास थर्मोमीटर क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। जी, ये कैलकुलेट करके को मुझे बता सकता है कि नहीं? सर जी मरकरी का जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो सिर्फ थीटा नहीं होगा, थीटा और? नहीं, वो 54 से नीचे आया है। 54 से थीटा आर पर आया, इक्विलिब्रियम पर आया। ठीक है कि नहीं? ऑयल का टेम्परेचर, असल में तो हम मरकरीन ग्लास थर्मोमीटर का काम यह था कि वो हमें बताता कि जनाब टेम्परेचर जो है वो हो चुका है, मतलब 54 डायरेक्ट बता देता। 54 डायरेक्ट बता, उसका काम तो नहीं था ना कि वो उस टेम्परेचर को जिसे उसने रिकॉर्ड करना है उसे ही खराब कर दे। ये सर निकालें, मैं ये कह क्या रहा हूँ आंसर आता है? मरकरी का क्या जी होगा? थीटा नहीं होगा सिर्फ? नहीं, मरकरी का टेम्परेचर पहले 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 19 से वो ऊपर गया है। ठीक है, सही है। अब ये निकालें, क्या आंसर आता है? जी, थीटा आर किसके बराबर है?
जी, कोई बंदा कैलकुलेट करके मुझे बता देना बेटा प्लीज। यार कोई नेक आदमी प्लीज चैट में ना लिखें क्योंकि मुझे चैट नजर नहीं आ रही। सर तो बताए 52.39 जी 52.39 52.4 कह लेते हैं। अब आप मुझे बताएं कि एक टेम्परेचर जो था वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड था। थर्मामीटर ने पहले उसे खुद कम किया, थर्मामीटर ने उसे खुद पहले कम किया, 52.4 पे लेकर आया और उसको फिर उसने मेजर किया, ठीक है कि नहीं। तो उसने एक एरर प्रोड्यूस की, यानी एक चीज जो थी वो पहले 54 थी, उसने उसको डिक्रीज किया, 52.4 पे लेकर आया और फिर उसने उसे मेजर किया। तो ये उसने फ्रैक्शनल एरर कॉज की है, जो मैं राइट साइड पे नीचे लिख रहा हूं, इतनी फ्रैक्शनल एरर कॉज की। ये फ्रैक्शनल एरर जो है मुझे बताएं, ये फ्रैक्शनल एरर जो है इसे इसको किस किस चीज का इस पर असर था बेटा? हीट कैपेसिटी ऑफ थर्मोमीटर, किसका? जी, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ थर्मोमीटर ने ये मसला डाला। और जिस थर्मोमीटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, वो ज्यादा एरर कॉज करता है, और साथ एरर तो कॉज करता ही है हीट लेकर, मगर प्लस वो भी करता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाता है, यानी टाइम भी ज्यादा लेता है बताने में। जिस तरह आपको पता है, हम जब हमें बचपन में बुखार होता था, हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो हमारे मुंह में जो थर्मोमीटर दे देता था वो 1 मिनट बाद निकालता। हम बड़ी पेनफुल कंडीशन में वहां बैठे होते थे, हमारे मुंह में थर्मोमीटर होता था, ऐसे लगता था जैसे अभी उल्टी आई, अभी उल्टी आई। और डॉक्टर साहब जो है वो पूरा 1 मिनट लेते थे थर्मोमीटर को हमारे मुंह से निकालते हुए। तो इसका मतलब है कि वो जो थर्मोमीटर था, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसको 1 मिनट लगता था कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को एक्वायर करे। समझ आई मेरी बात की? हेलो बेटा, उसको क्या लगता था, उसको तकरीबन क्या लगता था, 1 मिनट लगता था। तो इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी ऑफ थर्मोमीटर क्या करती है, ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ, ड्रॉप करती है टेम्परेचर को, कॉजेज ड्रॉप इन टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। ये एक काम करती, और दूसरा काम वो क्या करती है जनाब, कॉजेज ड्रॉप इन टेम्परेचर टू बी मेजर्ड, और प्लस वो काम करती है, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा देती है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है देर बाद बताती है। आपको पता है सबसे कम किस थर्मोमीटर की हीट कैपेसिटी है? जी बेटा, थर्मोमीटर विद लीस्ट हीट कैपेसिटी कौन सा है? जी बेटा, थर्मोमीटर विद लीस्ट हीट कैपेसिटी कौन सा थर्मोमीटर? बेटा थर्मोकपल थर्मोमीटर। उससे फिर फायदा क्या होता है, कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ स्मॉल थिंग्स, कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स किस तरह, मसलन फर्ज करें
एक बायोलॉजिस्ट है, उसने एक पैट्री डिश बनाई हुई है छोटी सी, उसके अंदर उसने कोई बैक्टीरिया वो रखे हुए हैं और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, और उसको क्या कहते हैं वहां पर, अब आप तो उसमें टोटल आपको पता है जो उसकी पैट्री डिश होती है वो होती छोटी सी, उसमें कोई 10 ग्राम तो पानी होगा टोटल, तो उसकी टोटल हीट ही कम है। उस पैट्री डिश का अगर टेम्परेचर मेजर करना है और उसमें आप कोई ऐसा थर्मामीटर डाल दें जिसकी का ठीक ठाक बड़ा बल्ब हो और वो उससे खासी हीट वो करे ले और तब उसका टेम्परेचर बताए, तो वो तो क्या करेगा, वो तो उस पैट्री डिश के टेम्परेचर का बेड़ा गर्क कर गया, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप करवा गया उसका। आप उसमें हमेशा थर्मोकपल थर्मोमीटर डालेंगे। थर्मोकपल थर्मोमीटर छोटी छोटी चीजों का टेम्परेचर, यानी जिस तरह कॉइन का टेम्परेचर मेजर करना हो, या आप फर्ज करें एक छोटी सी कोई चीज हो जिसके पास टोटल हीट ही बड़ी थोड़ी होती है, उसका टेम्परेचर मेजर करना हो तो हमेशा आप थर्मोकपल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। और जब हीट कैपेसिटी कम हो तो भी हमने पढ़ा है कि रिस्पॉन्स टाइम भी क्विक होता है, तो इसका मतलब है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है वो रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स को भी मेजर कर सकते हैं। कैन measure rapidly changing temperatures। मसलन फर्ज करें कि आपने फर्नेस से एक पीस ऑफ आयरन निकाला है और उसका टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप हो रहा है। फर्ज करें कि फर्नेस से आपने एक रेड हॉट मेटल निकाला है और उसका टेम्परेचर 20 केल्विन पर से मिनट के रेट से नीचे जा रहा है, या तो आप उसके साथ थर्मोकपल थर्मोमीटर की प्रोब लगा दें और जल्दी जल्दी आपको हर मिनट बाद उसका टेम्परेचर मिलता जाएगा। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किस रेट पर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक। और थर्मोकपल थर्मोमीटर जब अब शुरू ही हो गया तो आए जरा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बेटा ये देखें, ये एक मेटेलिक वायर है ये, अब इसके साथ आपने एक और वायर यूं जोड़, ठीक है कि नहीं। अब होता यह है कि एक वायर के से दूसरे वायर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। क्यों शिफ्ट होते हैं? वो एटम के साइज की वजह से ऐसा होता है। एक के एटॉमिक साइज छोटा होता है और एक मेटल के एटम्स बड़े बड़े होते हैं। तो जिनके एटम्स बड़े बड़े होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल में चले जाते हैं जिसके एटम्स छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप अच्छी बनती। तो इस तरह से ये होता है कि जनाब उसका जो एक एंड है वो पॉजिटिव हो जाता है और उसका एक एंड नेगेटिव हो जाता है। और ये जो वोल्टेज है, इसकी जो वोल्टेज है वो इस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसकी जो वोल्टेज है वो इस टेम्परेचर पर क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। और जो जो टेम्परेचर बढ़ता है ये वोल्टेज बढ़ती है। हमारा तो दिल था कि ये वोल्टेज स्ट्रेट लाइन में वेरी करे, मगर ऐसा नहीं होता। हमारी ख्वाहिश पूरी ना हुई, हमारे अरमा आंसू वही रह गए। ये इस तरह नहीं होता। ये ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह से कर्व करता हुआ आता है। फिर हमारी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि ये यू ना हो। इसका मतलब है कि एक ही वोल्टेज दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ना आए, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी ना हुई और वो इस तरह से उसका बिहेवियर ऐसे हो जाता है कि आगे जाके वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू होती है। मैं अभी उसकी डिटेल में या उसके एटॉमिक लेवल पर ऐसा क्यों होता है उन रीजंस के ऊपर नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग। इस इफेक्ट को कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबक इफेक्ट। सर इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फिर? हाँ वो मैं भी आ रहा हूं। बहरहाल अब मैं ब्रीफली, बहुत ज्यादा मैं इसको डिस्कशन में नहीं लाना चाहता। ये देखें, ये मेटेलिक वायर ये वन है, ये दूसरी वायर है, फिर ये एक और मेटेलिक वायर वन दोबारा आ गई। ये वो मिली वोल्ट मीटर है जो भी है, और ये आपने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया यूं, इसके कनेक्शंस यूं। ये इसका इम्प्रूव डिजाइन है। ये ऐसा डिजाइन इसका इस तरह का इम्प्रूव क्यों है, ये मैं अभी उस पे और बात की तो फिर बात काफी तवील हो जाएगी। बहरहाल जनाब ये है जी मिली वोल्ट मीटर।
ठीक है कि नहीं है? अगर आप ब्रीफली करना भी चाहते हैं तो वो ये है कि ये मेटल 1 है, ये मेटेलिक वायर 1 है, ये मेटेलिक वायर 2 है, किसी और मेटल की बनी हुई। बेटा वो जो मिली वोल्ट मीटर है उसके जो ये जो आगे टर्मिनल्स हैं ये भी किसी मेटल के हैं, इसको मेटल 3 कह लें। अब होता ये हो कि मेटल 1 और मेटल 3 भी एक थर्मोकपल बना लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव और ये फर्ज करें कि कह लें कि आप ये, बल्कि ये पॉजिटिव और इसे कह लें नेगेटिव। तो अब जब दोनों तरफ से मेटल 1 वायर 1 ही आती है तो जो वोल्टेज जनरेट होती है वो सेल्फ कैंसलिंग है। यहाँ पर जो पर्पल कलर में वोल्टेज जनरेट हो रही है दोनों टर्मिनल्स पे, ये कैंसिल कर रही है एक दूसरे को। वो क्या कर रही है जी? वो कैंसिल कर रही है एक दूसरे को। अब होगा क्या? और इस जंक्शन को आप बर्फ में डाल देते हैं। इस जंक्शन को आप क्या करते हैं? बर्फ में डाल देते हैं। बर्फ में इसलिए डालते हैं कि ये 0 वोल्ट्स रहे यहां। अब यहां पर ये है हॉट जंक्शन, इसको वहां रखते हैं, इसको वहां रखते हैं जहां पे हम जिस चीज का हमने टेम्परेचर मेजर करना हो। ठीक है कि नहीं है? तो अब ये देखेंगे दोनों मेटल वायर 1 और मेटल वायर 2 का जो वोल्टेज है वो दोनों की सेल्फ कैंसलिंग हो जाती है और मिली वोल्ट मीटर वो वोल्टेज मेजर करता है। आए मैं पेपर में एक क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है कि नहीं है? और वो पेपर में जो क्वेश्चन आएगी मेरे ख्याल 2003, 4 या 5 के किसी टाइम का क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और उसको डिस्कस यहीं पे ही कर लेते हैं। उसने ये ग्राफ बना के दिया हुआ था, इधर दिया हुआ था टेम्परेचर इन केल्विन और यहां लिखा हुआ था 300, 400, 500, 600 और 700 केल्विन, और यहां लिखा था 0.51 और 1.5, और वो जो ग्राफ बनकर आ रहा था वो कुछ इस तरह का था। ठीक है कि नहीं? वो कहता है कि इस थर्मोमीटर के 2 डिसएडवांटेज लिखें। वो कहता है जी बाय रेफरेंस टू दिस ग्राफ state 2 disadvantage of using this thermocouple when EMF of about 1.0 millivolt is to be measured। जी वो कहता है state 2 disadvantage state 2 disadvantages of using this thermocouple when EMF of 1.0 millivolt is there, when the EMF is about 1.0 volt। बेटा सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मिली वोल्ट्स एक्यूरेटली। बेटा मिली वोल्ट भी तो कम है ना, 1 मिली वोल्ट मेजर करना कोई इतना आसान काम है? आपको पता है नॉर्मल वोल्ट मीटर्स तो मेजर नहीं कर सकते, आपको बड़े सेंसिटिव वोल्ट मीटर्स चाहिए। तो पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये हुआ आपके लिए कि जनाब इट्स डिफिकल्ट टू मेजर 1 मिली वोल्ट accurately। It is very difficult to measure 1.0 millivolt accurately। ये पहला बात, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर 1 millivolt accurate, ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज आपको साफ नजर आ रहा है, क्या है जी? क्या डिसएडवांटेज है बताएं जी? बेटा दूसरा डिसएडवांटेज क्या है जी? हेलो सर जी, सेम दूसरा वोल्टेज में 2 डिसएडवांटेज टेम्परेचर बताता है। जी बेटा, एक 1 मिली वोल्ट 2 टेम्परेचर्स पर आ रही है।
ठीक है कि नहीं? थर्मोकपल थर्मोमीटर गिव्स टू रीडिंग्स, 350 केल्विन और रफली 370 केल्विन और 710 और 20 केल्विन। बेटा समझ आ गई बात आपको? ठीक है ना? सेम वोल्टेज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये डिसएडवांटेज क्यों है? तो अब आप मुझे बताएं, आपको क्या, आप 1 मिली वोल्ट रिकॉर्ड करें, आपको क्या पता टेम्परेचर 360 केल्विन है या 700 केल्विन? अच्छा ठीक है, सही है। अनलेस एंड अनटिल आपको किसी इनडायरेक्ट मेथड से और किसी और तरीके से पता चलेगा जी टेम्परेचर जो है वो 500 से अबव है, तो आप कहेंगे अच्छा फिर 700 ही होगा। यानी कोई और भी आपको किसी और तरीके से भी इंडिकेशन हो। तो सेम वोल्टेज एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है कि नहीं? और उसने फिर साथ ही कहा कि अच्छा चले, हम मैंने आपसे 2 खामियां तो बतवा दी हैं। ये तो अच्छा, ये वाला वोल्ट मीटर, ये पर्टिकुलर कोई वो था थर्मोकपल थर्मोमीटर। थर्मोकपल थर्मोमीटर हजारों किस्मों के होते हैं। ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं और अगली जो बात आपसे मैंने करनी थी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? थर्मोकपल थर्मोमीटर के एडवांटेजेस क्या हैं जी? मैंने अभी 2 लिखवाए थे। पहला ये था कि इसकी स्मॉलर हीट कैपेसिटी। स्मॉलर हीट कैपेसिटी की वजह से फिर क्या करता है ये? हाँ जी बेटा, स्मॉलर हीट कैपेसिटी की वजह से क्या करता है? कैन मेजर टेम्परेचर्स ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स। कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ वेरी क्या जी? स्मॉल थिंग्स। ठीक है, स्मॉलर हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद ये कि इट कैन मेजर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स। और क्या इसमें खूबी है बेटा? इसकी तारें ना आप लंबी कर सकते हैं। वो जो इसका हॉट जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है, ये आप मिली वोल्ट मीटर है इसका, आप ये तारें 4-4 मीटर लंबी कर सकते हैं। तो फायदा क्या होगा आपको? फर्ज करें कि आप, ये कोल्ड जंक्शन है, आप एक फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, किसी जगह आग लगी हुई या सर किसी सेफ्टी, फर्नेस का टेम्परेचर। हाँ, सेफ्टी। तो वी कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3-4 मीटर। आप एक स्टिक लें, एक लंबी सी स्टिक लें, वो स्टिक जो है वो फर्ज करें 3 मीटर लंबी है, और उसमें थर्मोकपल थर्मोमीटर का हॉट जंक्शन यहां रख लें इस जगह पर, और यूं उसका साथ यूं ले आए। यहाँ कोल्ड जंक्शन है जो बर्फ में डाला हुआ है आपने, और यहीं आपके पास मिली वोल्ट मीटर इधर है, और ये स्टिक के साथ आपका हैंडल है, आप आराम से इसको वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो क्यों? दैट मीन्स यू कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विच इज क्या? मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, हॉट बॉडी विच इज 2-3 मीटर्स अवे। आप उस बॉडी के करीब नहीं जाना चाहते। मसलन फर्ज करें किसी एनाकोंडा को बुखार हुआ है या कोई उसके साथ मसला है, तो आप वो मेजर करना चाहते हैं उसका बुखार, और करीब जाने से भी डरते हैं, तो थर्मोकपल थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप लोग बेटा ये चीज देखें, सबसे एक्यूरेट थर्मोमीटर कौन सा होता है? मोस्ट एक्यूरेट थर्मोमीटर कौन सा है जी? बेटा डिजिटल। मोस्ट एक्यूरेट थर्मोमीटर कौन सा होता है जी? हम्म हम्म सर डिजिटल मोस्ट थर्मो। एक्यूरेट थर्मोमीटर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। तो ये 1 मिनट ऊपर कर सकते हैं? जी जी जी, ये अभी नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सही है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, लिखिए।
ये कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर बेटा सबसे एक्यूरेट होता है। और पूछे वो क्या करता है, वो वेरी लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 3 केल्विन से लेकर 1500 केल्विन तक टेम्परेचर्स मेजर करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बल्कि है एंड इनकन्वीनियंट है, मतलब इतना मजे का नहीं है इन यूज। क्या मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम? गैस थर्मोमीटर बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की वर्किंग में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर सबसे एक्यूरेट है और वो 3 केल्विन से लेकर 1500 केल्विन तक टेम्परेचर मेजर करता है। वो बल्कि और इनकन्वीनियंट इन यूज है क्योंकि वो बड़ा सा सेटअप होता है उसका, और वो सिर्फ लैब में बाकी थर्मोमीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा इट इज यूज्ड टू कैलिब्रेट and check the accuracy of other thermometers. लेकिन वेरी लो टेम्परेचर जहां पर बाकी थर्मोमीटर्स काम नहीं करते वहां वो काम करेगा। जाहिर है वेरी लो 3 केल्विन इज अ वेरी स्मॉल टेम्परेचर, 3 केल्विन पे तो मरकरी जा ही नहीं सकता, फ्रीज हो जाता है, तो 3 केल्विन पे वो काम करेगा, ठीक है कि नहीं। 3 केल्विन पे थर्मोकपल थर्मोमीटर काम नहीं करेगा क्योंकि वो सुपर कंडक्टर बन जाता है उस टेम्परेचर पे जाके। आपको पता है ना, जब मेटल्स बहुत लो आप उनको ठंडा करें तो वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, उनमें फिर वो मामले और खराब हो जाते हैं। तो वेरी लो टेम्परेचर्स पर तो डेफिनेटली इसी को ही यूज किया जाएगा, मगर ये बाकी थर्मोमीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी वर्किंग क्या है मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बेटा इसके दूसरे नंबर पे प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। बेटा एक्यूरेसी में सेकंड बेस्ट प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, एक्यूरेसी में प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर सेकंड बेस्ट है बेटा, ठीक है। और वो सेकंड बेस्ट थर्मोमीटर है, और उसमें क्या होता है, आपने जिस चीज का भी टेम्परेचर मेजर करना है, फर्ज करेंगे माइका का वो है कार्ड है, इसके ऊपर ये आपने उसकी वो रेजिस्टेंस आपने डाली हुई है, ये प्लाटिनम वायर है। प्लाटिनम वायर आपको पता है बड़ी एक्सपेंसिव होती है, और आपने जिस चीज का टेम्परेचर मेजर करना है आप इसे उसमें डाल देते हैं। बेशक आप यहां पर अब आप कोई एम मीटर लगा दें, और यहां पर आप बेशक वोल्ट मीटर लगा दें, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस यूं में लगा लें, ये वोल्टेज लगा दें, और फिर इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर लें वोल्टेज और करंट से, और फिर आपके पास ग्राफ होता है कि जनाब इसकी रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसे वेरी करती, और उस रेजिस्टेंस को यूज करके आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, उस ग्राफ को यूज करके, वो कैलिब्रेशन कर्व को यूज करके। तो प्लाटिनम वायर, अच्छा ये मैंने जो सर्किट बनाया है इसका बड़ा आसान सा सर्किट, वरना आपको पता है इसके थोड़े अच्छे, इसके रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इसके मुश्किल सर्किट्स भी हैं जो मुमकिन आप बुक खोलें तो उसमें वो बना हुआ हो, मगर चूंकि कैम्ब्रिज वाले उससे कोई ताल्लुक नहीं है उनका। कैम्ब्रिज वालों को सिर्फ इतना चाहिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्यूरेसी में सेकंड बेस्ट जो है वो प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, और वो स्लोली रिस्पॉन्ड करता है, इसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा, ये फॉरन टेम्परेचर नहीं बताता, थर्मोकपल थर्मोमीटर की तरह फॉरन टेम्परेचर नहीं बताता, इट विल टेक टाइम, आराम से बताता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर मर्क्यूरी ग्लास है। मर्क्यूरी ग्लास की अपनी लिमिटेशन है, आपको पता है कि मर्क्यूरी ग्लास जो है वो यूज करने के हवाले से सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, मर्क्यूरी ग्लास जो है बेटा कन्वीनियंस के हिसाब से नंबर 1, ठीक है कि नहीं है। लेकिन उसके साथ इशू क्या है, माइनस, आपको पता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है मरकरी का -40 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे नीचे नहीं वो काम कर सकता, और उसके बॉइलिंग पॉइंट 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर काम नहीं कर सकता। पर किसी टेक्निक के जरिए आप मैक्सिमम उसके रेंज को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्यूरेसी में ये तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर जो है वो उसको आप कह लें कि वो तकरीबन आप जो है 0 से लेकर डिग्री सेंटीग्रेड से लेके
रफली 650 केल्विन तक आप उससे मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा रेंज के भी हैं, मगर वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे। तो बेटा ये बेसिक था, और यहीं पर ये जो टॉपिक है ना, थर्मोमीट्री कम्स टू एन एंड बेटा। अब हमारे पास एक ही चैप्टर रह गया थर्मल फिजिक्स का, वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? सर थर्ड मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? थर्ड मोस्ट एक्यूरेट ये मर्क्यूरी ग्लास है या थर्मोकपल थर्ड नंबर पे? थर्मोकपल जो ना, देखिए जो बहुत तेज तेज भी टेम्परेचर बता देता हो हर चीज, वो एक्यूरेसी में चौथे नंबर पर आता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर को आप बहुत हाईली एक्यूरेट थर्मोमीटर्स में शुमार नहीं करेंगे कभी, याद रखिए सर। लेकिन इसकी वो क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी तो लो है। किसकी जी? तो वो उसके साथ एक खूबी है कि एक छोटी सी चीज का टेम्परेचर मेजर करना हो तो उसके हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव से एक्यूरेट है। किसी रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, यानी सिचुएशन, उस सिचुएशन के हिसाब से अच्छा है। क्या है? उस सिचुएशन के उस हिसाब से अच्छा है। जी क्या कह रहे हैं? फिर वो जो साइज में छोटी हो चीजें। जी जी हाँ, साइज में छोटी। वैसे मिसाल मैंने कहा था ना, वो बायोलॉजिस्ट की जो छोटी सी पैट्री डिश होती है जिसमें उन्होंने जर्म्स रखे होते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करना हो तो थर्मोकपल थर्मोमीटर बेहतर है। ठीक है कि नहीं? सर आपने क्या बोला, मर्क्यूरी इन ग्लास इनएक्यूरेट क्यों है? मैंने कहा इनएक्यूरेट नहीं है, मैंने कहा थर्ड नंबर पर एक्यूरेसी में, इस रेंज में कन्वीनियंट इन यूज है। हाउएवर आपको पता है कि मरकरी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर जाता है, तो उसके नीचे तो वो यूज ही नहीं हो सकता। 340 पर बॉयल कर जाता है। बड़ी किसी टेक्निक के जरिए उसका रेंज मैक्सिमम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब आप इस तरह से करें कि मरकरी ग्लास के ऊपर जो है ना वो इस तरह कर दें, यानी यहाँ मरकरी हो और यहाँ गैस भरी हुई हो, आप जो मरकरी को बॉयल ना होने दे। ठीक है कि नहीं? और अनइवन उसकी स्केलिंग हुई, मतलब नॉन लीनियर स्केलिंग हो उसकी। ठीक है? नॉन लीनियर स्केलिंग से क्या हो जाएगा सर? जाहिर, अच्छा फिर बेटा वो लंबी बात हो जाएगी। वो ये होता है कि जब गैस इस तरह थर्मोमीटर आगे आएगा ना, तो ये गैस कंप्रेस होगी। तो ये गैस कंप्रेस का मतलब है कि यहाँ पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी होगी। ये तब है कि आप अगर उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा यूज करना चाहें। ठीक है? मैं पता है क्या बात है, ये चैप्टर में बेटा एक मसला ये है कि ये चैप्टर अगर ईमानदारी से पढ़ाया जाए ना तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन कैम्ब्रिज के पर्सपेक्टिव में, कैम्ब्रिज इसको मार्क्स के पर्सपेक्टिव से इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती इस चैप्टर को, तो फिर टीचर बेचारे जो है इस चीज को तकलीफ महसूस करते हैं कि यार इसको अगर वो खींचे तो ये चैप्टर 2 हफ्तों से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर मार्क्स को देखें, इसके इक्का दुक्का क्वेश्चन आए हुए जरूर हैं। पढ़ाना जरूर था, क्योंकि पढ़ाना इसका बस्ट था, क्योंकि ज़ाहिर सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन बहुत कम इसके क्वेश्चंस आए। क्या है? ठीक है सही। बहुत कम इसके क्वेश्चंस आते, आए जरूर है, कराना जरूर पड़ता है। तो मैंने 2 दिन लगाकर एक ब्रीफ समरी दी है जिसमें मैं अपने हर पॉइंट को मैंने कवर किया, कोशिश की है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ू नहीं। ठीक है कि नहीं? तो मैंने आपको वो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की कोई डिटेल वर्किंग नहीं बताई, ना ही प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बताई, क्योंकि कैम्ब्रिज ने कभी पूछी नहीं। हाँ, अलबत्ता कैम्ब्रिज ये जरूर आपसे पूछता है कि जनाब आपको इतना पता होना चाहिए कि प्लाटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एक्यूरेसी में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के बाद सेकंड बेस्ट है, और अमूमन लैब में वही यूज होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर नहीं यूज होता, वो तो सिर्फ बाकी थर्मोमीटर्स को कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है कि नहीं? फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी ऐसे नहीं होनी चाहिए, कोशिश करेंगे ना हो, क्योंकि फिर इससे एरर क्रिएट होता है। उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है इधर भी आ गई, इधर भी आ गई। बेटा मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर अब खत्म करता हूँ। ठीक है कि नहीं? तो अब कल हम नेक्स्ट थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करें, थर्मल फिजिक्स करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, और साथ फिर हमने वो करना है इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा फिक्र ना करें, मुझे आप सबकी परेशानी का एहसास है।